नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो पार्किंसोनियन जो डिजीज़ होता है ये जनरली होता क्या है। तो अगर बात करें तो सिंपली ये है कि इसको अपन इस तरह से देखेंगे कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो तराजू है, अगर वो अगर उसके अंदर अगर किसी भी जो सब्ज़ी वाला है, अगर उसने सब्ज़ी ज़्यादा दी तो वो भी सब्ज़ी ज़्यादा देना नहीं चाहेगा। और अगर उसके जो मतलब दोनों तरफ जो बैलेंस है, वो जो बाट का और जो सब्ज़ी का वो एक इक्वल मेंटेन करना चाहेगा, तभी वो देना चाहेगा। और जब भी अगर उसकी तरफ कमी है तो वो मतलब वो देना चाहेगा, और अपनी तरफ कमी है तो अपन नहीं देना चाहेंगे। उसी प्रकार और उसी तरह की एटायोलॉजी के केस की अगर जभी भी बात करते हैं, एटायोलॉजी की अगर जभी भी अपन बात करें, एटायोलॉजी ये बोलती है कि अगर मान लो ये कोई भी किसी भी तरह के तराजू की तरह, अगर ये डोपामीन्स और जो एक तरफ डोपामीन्स है और एक तरफ है कोई भी किसी भी तरह के एसिटोकोलिन्स है, दोनों का कंसंट्रेशन अपन को इक्वल अमाउंट में रखना है, तभी जो पार्किंसन जो डिजीज़ है इसको इग्नोर हो पाएगा। सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं पार्किंसन डिजीज़ का वो ये है कि क्रोनिक और प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर है। क्रोनिक का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरह का ये पार्किंसन जो डिजीज़ है ये एक ऐसा डिजीज़ है जो जिसको होने में ये जितना ही लेट मतलब इसको होने में टाइम लगता है, उतना ही ये क्या है लेट क्या है ख़त्म होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी ऐसा नहीं है कि एक टेबलेट ले ली, एक मेडिसिन ले ली और उससे जो पार्किंसन डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो इसके जो पार्किंसन डिजीज़ जो होता है हमारे, वो मतलब इसके जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट करते हैं, और उनको जो अगर उनका जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक मेडिसिन ली, एक टेबलेट ली और उससे जो पार्किंसन डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशंस की बारे में बात की जाए, प्रोग्रेसिव के क्रोनिक की अगर बात की जाए तो क्रोनिक का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा डिजीज़ है जो एक लंबे समय से चलता आ रहा है और एक मतलब लंबे टाइम तक चलता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है इंक्रीज होता है, और ये एक तरह का मोटर और डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक मोटर सिस्टम होता है, एक सेंसरी सिस्टम होता है। सेंसरी सिस्टम वो होता है जो सेंस करता है, और मोटर है जो एक कोई भी किसी भी तरह के जो ब्रेन से पहुंचाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कैरेक्टर के हिसाब से अगर बात करें कैरेक्टर की, तो इसका कैरेक्टर है कि रिजिडिटी हो जाती है, एक ट्रिमर हो जाता है, और ट्रिमर जनरली एक एपिलिप्सी के केस के अंदर होता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि एक ब्रेडी काइनेसिया हो जाता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो दो तरह के सिम्टम्स हैं मेन। एक सबसे पहले क्या हो जाता है कि जो सालिवेशंस है, जो लार बनती है हमारे मुंह में, कोई भी किसी भी तरह का जो फूड अपन लेते हैं वो अगर उसका एक्सेसिव अगर सालिवेशन ज़्यादा बढ़ गया तो जनरली डोपामीन्स के केस के अंदर जो पार्किंसन जो डिजीज़ हैं, इस पार्किंसन डिजीज़ का मतलब ये होता है अगर हमारी बॉडी के अंदर डोपामीन्स का सेक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए और हमारी बॉडी के अंदर जो डोपामीन्स का जो लेवल है अगर बढ़ जाता है तो पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो एबनॉर्मल पोस्चर है अगर वो जाइंट हो जाएगा, उसकी जो चाल है वो मतलब जो पेशेंट होगा उस पेशेंट की जो चाल है वो एक तरह की अच्छी खासी नहीं रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं केस एमाइंस की बारे में बात करते हैं, और 0.1 पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 0.1 पॉपुलेशन है उनके अंदर ये अबाउ 65 ईयर की एज हो जाती है। उस 65 ईयर की एज पे जनरली ये जो एक पार्किंसन जो डिजीज़ है ये जनरली दिखाई देता है, इसका जो सीन। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामीन न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो जो डिस्ट्रक्शन होता है डोपामीन न्यूरॉन का वो कोई भी किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट निग्रा से हो जाता है। जनरली ये हो जाता है कि अगर कोई भी जनरली ये कंडीशन ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह के डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामीन न्यूरॉन की अगर बात की जाए
तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो हमारे सब्स्टिट्यूटेंट जो निगरा है हमारे ब्रेन के अंदर, जो जब मिड ब्रेन पढ़ा जाता है, ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जब मिड ब्रेन पढ़ते हैं अपन तो वहाँ पे एक नाम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेंट निगरा। तो वहाँ पे उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो डोपामीन्स न्यूरॉन्स है, वो जो उसकी जो उसके डोपामीन्स न्यूरॉन्स है, वो उनका डिस्ट्रक्शन, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है जिसी कारण पार्किंसन डिजीज है। और जनरली अपन पढ़ते भी है कि पार्किंसन जो डिजीज है, इस पार्किंसन डिजीज के अंदर जनरली डोपामीन्स का लेवल है, वो डोपामीन्स का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम बता रहा है, ये डायग्राम ये बता रहा है कि मान लो ये कोई तराजू है और इस साइड में डोपामीन्स का लेवल बढ़ गया और इधर एसिटोकोलिन्स का लेवल कम हो गया, मतलब यहां ये इम्बैलेंस हो रहा है तराजू। अब जब तराजू इम्बैलेंस हो रहा है मतलब डोपामीन्स का लेवल ज्यादा है, एसिटोकोलिन्स का लेवल कम है, मतलब है कि पार्किंसन डिजीज होगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो दो ही तरह की कंडीशन हो सकती है। अगर डोपामीन्स है, उस डोपामीन्स को या तो मैं ऐसा करूं कि यहां से एसिटोकोलिन्स को कम करता जाऊं। अगर यहां से दो कंडीशन में इनका लेवल कैसे कम कर सकते हैं, या तो डोपामीन्स का लेवल कम कर दो, या तो डोपामीन्स में से कुछ है डोपामीन है वो माइनस कर दो। अगर कुछ डोपामीन माइनस करेंगे तो ये नीचे आ सकता है, तब भी ये कंडीशन मेंटेन हो सकती है। या फिर ऐसा करो कि जो एसिटोकोलिन्स है, इस एसिटोकोलिन्स के अंदर थोड़ा और एसिटोकोलिन मिलाओ, तब ये जब एसिटोकोलिन ज्यादा होगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तब उस कंडीशन में पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। ये जो डायग्राम दे रखा है ये बहुत देखने में बहुत सिंपल डायग्राम्स है, पर इसको जो समझने में बहुत अच्छा डायग्राम्स है ये। और इससे अपन देखेंगे कि किस तरह से जो पार्किंसन जो डिजीज है वो किस तरह से हो जाता है, जनरली कोज करता है। ये जो डायग्राम्स है इसके अंदर दो तरह की साइड दे रखी है, ऊपर की तरफ नियोस्टेनियम है, नीचे की तरफ कोई भी किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूटेंट निगरा है। अपन ने पता है कि कोई भी किसी भी तरह का जनरली क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज के अंदर जो डोपामीन्स है उस डोपामीन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है। और डोपामीन्स क्या है, एक तरह का मतलब एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, और एसिटोकोलिन्स क्या है, एक तरह का एक्सिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। तो जनरली क्या है कि पार्किंसन जो डिजीज है, इस पार्किंसन डिजीज के अंदर दोनों इनहिबिटरी और एक्सिबिटरी दोनों न्यूरॉन्स इंक्लूड हो रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ये कोई भी किसी भी तरह का न्यूरोस्टोनम है, और इन दोनों की साइड की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ क्या है, कोई भी किसी भी तरह का इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है। इस तरफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है वो डोपामीन न्यूरॉन है, और इस तरफ भी एक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है, बट इस साइड में कोई भी किसी भी तरह का गामा है, दैट कैन बी गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड के बारे में बात की जाए। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि मान लो ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो एक इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स है दैट कैन बी गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह के जो गैलेक्टोमाइल्स है वो उसका सेक्रेशन हो जाता है, और जब वो सेक्रेशन करता है तो वहां से कोई भी किसी भी तरह की न्यूरॉन्स रिलीज हो जाती है। जब यहाँ से कोई भी किसी भी तरह की न्यूरॉन्स रिलीज हो जाएगी तो डोपामीन्स का लेवल बढ़ेगा। डोपामीन्स का लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जो पार्किंसन डिजीज है उस पार्किंसन डिजीज के जनरली सिम्टम्स आ जाते हैं। जो सब्स्टिट्यूटेंट निगरा है उस सब्स्टिट्यूटेंट निगरा के अंदर सेकंड स्टेप हो जाता है, और यहाँ पे भी इस साइड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव साइन बना रखा है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन बना रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन बना रखा है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहाँ पे डोपामीन्स का लेवल बढ़ जाता है, और जब डोपामीन्स का लेवल बढ़ जाता है मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पार्किंसन डिजीज है। और यहाँ पे एसिटोकोलिन्स है, उस एसिटोकोलिन्स का लेवल कम है मतलब बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे डोपामीन्स का लेवल ज़्यादा है मतलब कम करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि डोपामीन्स है ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो कम करेंगे, कम करना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप यहाँ पे एसिटोकोलिन्स के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे जिसके ये जनरली मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे जो इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, दो तरह के हैं, एक डोपामीन्स और एक गाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक इनहिबिटरी है, बस फर्क है कि कोई सा भी हो सकता है। अगर मान लो डोपामीन्स का लेवल ज़्यादा है, डोपामीन्स का लेवल ज़्यादा है मतलब ये है कि जो सेल्स है वो डेथ हो जाएंगे,
और जब सेल डेथ हो जाएंगे मतलब यहां इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस अमाउंट में डोपामीन है वो रिलीज हो गया, और एक्सेस अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में डोपामीन रिलीज हुआ, और ये कौन सी साइट पे जाके रिलीज हुआ? न्यूस्टेनियम साइट पे रिलीज होता है। जबकि एसिटोकोलिन कहां पे जाके रिलीज होता है? सब्स्टिट्यूएंट निग्रा पे। और जनरली अपन पढ़ते भी है कि कोई भी किसी भी तरह का, अपन ने यहां पे पढ़ा था कि कोई भी किसी भी तरह का जो मिड ब्रेन है उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट निग्रा है, उस सब्स्टिट्यूएंट निग्रा के अंदर एक तरह की एक जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहां पे ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, अगर मान लो डोपामीन कम है, अगर डोपामीन कम है इसका मतलब है कि एसिटोकोलिन ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब डोपामीन का लेवल कम है तो जाहिर किसी ना किसी का तो ज्यादा रहा होगा ना, तो किसी न किसी का मतलब एसिटोकोलिन का लेवल ज्यादा रहा, और जब यहां एसिटोकोलिन का लेवल ज्यादा रहा इसका मतलब है कि ट्रिगर एबनॉर्मल सिग्नल हुआ, और जब ट्रिगर एबनॉर्मल सिग्नल हुआ इसका मतलब है कि मोटिलिटी है वो इंपेयर्ड हो जाएगी, और जब मोटिलिटी इंपेयर्ड होगी, जब तक कोई भी किसी भी तरह का जो पार्किंसन डिजीज है वो तो ये जो डायग्राम दे रखा है ये कोई भी किसी भी तरह का एंटी पार्किंसन ड्रग के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म है कैसे एक्शन करता है एंटी पार्किंसन डिजीज। जो एंटी पार्किंसन का मतलब है कि पार्किंसन के अगेंस्ट में जो अपन ड्रग्स देते हैं किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो आगे जाके देखते हैं। ट्रीटमेंट की अगर सभी भी बात करते हैं तो दो तरह से जनरली ट्रीटमेंट करते हैं। या तो मैं ऐसा करूं कि डोपामीन का लेवल, मैंने वहां पे पढ़ा था कि डोपामीन का लेवल है अगर बढ़ जाता है, अगर डोपामीन का लेवल अगर मान लो कि दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकता हूं। ब्रेन के अंदर या तो डोपामीन का लेवल बढ़ा दो, या तो कोई भी किसी भी तरह का एसिटोकोलिन का लेवल कम कर दो। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी किसी भी तरह का जो ड्रग है जो अफेक्ट करता है डोपामिन न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ड्रग्स है जो डोपामीन के जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा डोपामीन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब है कि डोपामीन का लेवल अपन तुरंत नहीं बढ़ा सकते, डायरेक्ट डोपामीन का लेवल बॉडी के अंदर नहीं बढ़ा सकते, उसका कुछ स्टेप है, उस स्टेप के अंदर डोपामीन का लेवल बढ़ाते हैं। अगर मैंने कहा था शुरू में भी पढ़ा था, जब पहला जो पॉइंट्स था डोपामीन का जो पार्किंसन डिजीज का, वही यही था कि कोलर्जिनिक जो है वो एक प्रिकर्सर है, मतलब ये एक ऐसा डिजीज है पार्किंसन डिजीज जिसको होने में टाइम लगता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे होता है, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होता। तो जो डोपामीन प्रिकर्सर है ये बताता है कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो शुरू में जो इनिशियल जो डोपामीन का जो लेवल बढ़ाने के लिए एक लिवोडोपा जनरली अपन देते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कोई भी किसी भी तरह का जो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिल जो इनहिबिटर है वो कार्बिडोपा है। करेक्ट। जो हमारे पेरिफेरल जो डीकार्बोक्सिलेशन इनहिबिट करता है। नाम से पता चल रहा है कि डीकार्बोक्सिलेज है, एज आया मतलब एंजाइम से, जहां जहां एज दिख जाए बिना सोचे समझे लगाना है कि ये कोई भी किसी भी तरह का एंजाइम है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो डोपामीन एग्नोस्टिक है वो है कोई भी किसी भी तरह का ब्रोमोक्रिप्टिन से एक रोपिनेट्रोल है। एमओपी इनिबिटर्स की अगर जब भी बात करते हैं, एमओपी का मतलब है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, और जो इनको इनिबिट्स करवा देता है वो कौन करवा देता है? वो करवा देता है सेलांजिलिन और रोजेलिन। उसके बाद में ये है कि जो एक मोनोअमीन्स कौन कौन से? डोपामीन, नॉन एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, ये तीनों के तीनों एक मोनोअमीन्स है और ये ऑक्सीडेशन में यूज लिए जाते हैं। उसके बाद में कुछ डोपामीन्स है जो एक फैसिलेटर करता है, एक ग्लूटामेट एगोनिस्ट करता है जो एक अमीनाटोडोन है। COMT की अगर जब भी बात करें, यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक कैटकोलिन्स और मिथाइलिन्स ट्रांसफरेज है, एज आया मतलब एंजाइम्स है, और ये COMT कौन है? एक एंटाकोपेंसिलिन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऐसे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अभी पहले मैंने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी तरह के ऐसे ड्रग्स जो डोपामीन को अफेक्ट करते थे, बट यहां पे देख रहे हैं कि ऐसे ड्रग्स है जो कोलिनर्जिक को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले है दो तरह के ड्रग्स है, एक सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक है और वो कौन सा है? वो है एक प्रोसाइक्लिडीन है, और एक एंटीहिस्टामिन है, वो कौन सा है? कि कोई भी किसी भी तरह का प्रोमिथाइलिन है। एडवर्स इफेक्ट की अगर सभी भी बात करते हैं, जीआईटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? जीआईटी पे अगर जब इफेक्ट पड़ता है जो पार्किंसन जो डिजीज हो जाता है, पार्किंसन डिजीज है, इसके अंदर क्या है? डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है मतलब जीआईटी के अंदर क्या फर्क पड़ता है? एनरेक्सिया हो जाएगा, नोजिया कंडीशन हो जाएगी, वोमिटिंग कंडीशन हो जाएगी। जो हमारा सीवीएस सिस्टम है, जो ब्लड सिस्टम है,
वहां पे या तो ट्रेकीकार्डिया हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या कोई भी किसी भी तरह का जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन का मतलब है कि बीपी है, बीपी बढ़ जाती है। जनरली नॉर्मली जो बीपी होती है पेशेंट के अंदर वो 120/80 होती है। 120 वहां पे सिस्टोलिक प्रेशर है और जो 80 है वो डायस्टोलिक पर्सन है, जो डायस्टोलिक प्रेशर है। हर पेशेंट के अंदर अलग अलग तरह से बीपी वेरी करता है। अगर मान लो कि बीपी बढ़ गई तो अगर पेशेंट है वो हाइपर कंडीशन में जाएगा, अगर बीपी डिक्रीज हो गई तो पर्सन हाइपो कंडीशन में जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है कि ब्रांकाइटिस की अगर जब भी बात करें तो उसके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है, एनेक्सिटी कंडीशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से, और एंसोमिया कंडीशन हो जाती है, और एक यूफोर्बिया कंडीशन हो जाती है। यूफोर्बिया कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो पेशेंट होता है वो ट्रू ब्रीथिंग नहीं कर सकता। जो ब्रीथिंग करता है नॉर्मल पेशेंट हमारे लंग्स के अंदर, वो नॉर्मली लंग्स के अंदर जो एक जनरली जो ब्रीथिंग नहीं कर सकता। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम की अगर सभी भी बात करते हैं, एंडोक्राइन पे भी इफेक्ट पड़ता है। एंडोक्राइन पे जनरली क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का प्रोलैक्टिन्स का सेक्रेशन कम हो जाता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर जनरली क्या हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह की जनरली ये जो कंडीशन है ये फीमेल के अंदर जनरली होती है, और जो फीमेल के अंदर जो लैक्टेशन है वो लैक्टेशन पीरियड्स के अंदर जो प्रोलैक्टिन जो कंडीशन है उस प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन कम होगा। अगर हम बॉडी के अंदर से जो प्रोलैक्टिन का जो सेक्रेशन कम हो जाता है तो मिल्क का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की अगर सभी में बात करते हैं, जो डायग्राम से जो खासकर अपन देखते हैं और शुरू से देखते आते हैं कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो डोपामीन है, जो डोपा है वो डायरेक्ट डोपा कन्वर्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट डोपा नहीं मिल सकता। सबसे पहले वो एक टायरोसिन एंजाइम से मिलकर बनता है। जो टायरोसिन है वो सबसे पहले क्या होता है कि एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर आता है और सबसे पहले डोपा में कन्वर्ट हो जाता है, डोपा डोपामीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर डोपामीन्स है वो कोई भी किसी भी तरह का यहां से ये केमिकल्स है वो कुछ रिलीज कर देते हैं। यहां से जब रिलीज करे, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जहां न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एक्सचेंज होते हैं, डिपोलराइजेशन होते हैं, जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है तो अंदर की तरफ नेगेटिव बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कंडीशन हो जाती है। और जनरली जहां पे कोई भी किसी भी तरह का जो डोपामीन्स बाइंड्स हो जाता है, ऐसे रिसेप्टर को जनरली डोपामीन्स रिसेप्टर बोला जाता है। यहाँ पे मैं ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम से ये दिखा रहा है कि यहाँ पे दो तरह के अपन ने कहा था कि ऊपर इनिशियल में कि शुरू में क्या करते हैं कि एक प्रिकॉशन दिया जाता है, वो लीविडोपा का दिया जाता है। अगर मान लो लीविडोपा काम नहीं करे पेशेंट के अंदर, हर पेशेंट के अंदर बॉडी एक जैसी तो नहीं होती, हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक जैसा तो नहीं होता। जब हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं होता, मतलब हर पेशेंट की जो बॉडी है वो अलग अलग तरह से इम्यून सिस्टम काम करता है, और जब अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज अलग अलग तरह के पेशेंट पे काम करेगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का इनिशियली मैं मान लो लीविडोपा दूंगा, अगर लीविडोपा काम नहीं करता तो उसके बाद में एक पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलिक इनहिबिटर होता है कार्बिडोपा, वो दूंगा। अगर कार्बिडोपा भी काम नहीं करता तो फिर क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो लीविडोपा और जो कार्बिडोपा का एक इनिशियली मैंने यहाँ पे मिलाया है जनरली लीविडोपा और कार्बिडोपा का, तो ये दोनों का ट्रीटमेंट दूंगा। और इस कंडीशन के अंदर 15%, एक जनरली 95% की अगर बात की जाए तो मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं होती, और जब मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं होती इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो 1 से 2% हमारे ब्रेन के अंदर ये एक डोपामीन पहुंचते हैं। इतने मान लो, इतना मतलब ब्रेन के अंदर ओनली 1 से 2% ही जो डोपा है वो डोपामीन प्रोड्यूस होता है, उससे ज्यादा जब डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होता। जनरली अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक स्टोर है और ये एक वेसिकल्स है और ये जनरली एक कैल्शियम के चैनल्स हैं। तो जो सारा का सारा अपन ने मैकेनिज्म पढ़ा, ये एक पार्किंसन डिजीज के, और पार्किंसन डिजीज अगर कोई भी किसी भी तरह का एग्जामिनर आपसे पूछता है तो उसका एक ही जवाब आना चाहिए कि डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है, और जब डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है जिसी कारण एक पार्किंसन डिजीज हो जाता है। और इस पार्किंसन डिजीज के अंदर हमारा ब्रेन और हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरह से काम करती है। अभी अभी अपन ने देखा था कि जीआईटी पे क्या फर्क पड़ता है, ब्रेन पे ब्लड पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे एंडोक्राइन पे क्या फर्क पड़ता है, और कुछ एक ब्रोंकाइटिस जो एक लंग्स से रिलेटेड है उस पे क्या फर्क पड़ता है। अलग अलग तरह की कंडीशन, अलग अलग तरह का इफेक्ट, और वो भी किसका, एक पार्किंसन डिजीज का। थैंक यू।